નમસ્કાર મિત્રો, આવતીકાલે 23 સપ્ટેમ્બરે એક ખૂબ અગત્યનો અને મહત્ત્વનો દિવસ હાઈફા ડે તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. મિત્રો, બહુ રેર લોકોને ખબર હશે કે હાઈફા ડે શું છે, કેમ ઉજવવામાં આવે છે, ક્યાં ઉજવવામાં આવે છે, કેવા લોકો ઉજવી રહ્યા છે, તેનું મહત્ત્વ શું છે. તો તેની માહિતી છે આપને થોડીક એક નાની એક માહિતીમાં દર્શાવું તો હાઈફા ડે એટલે કે ભાવનગરના સૈનિકો દ્વારા જ ઇજિપ્તનું એક બંદર ત્યાં વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યો હતો. 23 સપ્ટેમ્બર 1918નો એ દિવસ. આમ જે સમયે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું એ સમયગાળા દરમિયાન જ જ્યારે ભાવનગરના સૈનિકો દ્વારા જ ઇજિપ્તના એક બંદર પર જીત હાંસિલ કરવામાં આવી તો એક મહત્ત્વની બાબત કહી શકાય. ઇજિપ્ત એટલે કોઈ નાનો મોટો દેશ નથી, ખૂબ શક્તિશાળી દેશ છે. અનેક જગ્યાએ જ પોતાની કહી શકાય કે સત્તાને લઈને પ્રખ્યાત છે. તેઓની પાસે અનેક વસ્તુઓ છે જે દુનિયાના દેશો પાસે નથી. તેવી જગ્યાએ જ જ્યારે ભારત દેશમાં પણ ગુજરાત રાજ્યમાં પણ ભાવનગરમાંથી જ્યારે આવા સૈનિકો દ્વારા જ આ દિવસે વિજય પ્રાપ્ત થતો હોય તો એક મહત્ત્વની, એક અગત્યની અને આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની બાબત છે. મિત્રો, 23 સપ્ટેમ્બર 1918નો એ દિવસ જ્યાં ઇજિપ્તના એક બંદર પર એક શહેર કહી શકાય ત્યાં ઉજવણી એટલે કે ત્યાં જીત થઈ હતી એ દિવસને આપણે હાઈફા ડે તરીકે ઉજવીએ છીએ. આવતીકાલે જે આ દિવસ ઉજવાશે અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહેશે, અનેક સૈનિકો સાથે જ અનેક મોટા કહી શકાય કે આર્મી મેન, અનેક નેવી મેન સાથે જ રાજકીય માણસો પણ ત્યાં ઉપસ્થિત રહેવાના છે. હાઈફા ડેની વિશેષ માહિતી લેવા માટે જ સ્પાર્કના સ્ટુડિયો પર અમારી સાથે અમૃતલાલ મકવાણા જોડાયા છે, જેઓ ડિફેન્સ એક્સપર્ટ છે. સાથે એક કહી શકાય કે સારું એવું નામ છે. વડોદરા જ નહીં, ગુજરાત જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ભારતની અંદર પોતાની એક અલગ પ્રતિભા છે. તેઓની પાસેથી જ माहिती लेवा माटे प्रयत्न करीशुं. सर, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है. धन्यवाद. स्पार्क टुडे कल सर हाईफा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं. भावनगर के जो सोल्जर्स है वो वहाँ पे बहुत बड़ा एक कार्यक्रम रखा हुआ है. हाईफा डे की प्रॉपर डिटेल्स क्या है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए. सर्वप्रथम हाइफा जो ये सिटी है, ये नगर है, ये सऊदी अरेबिया यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो पैलेस्टाइन जब इज़राइल आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले का ये थर्ड लार्जेस्ट अगर शहर कहा जाए पैलेस्टाइन का, सर्वप्रथम पैलेस्टाइन का जो शहर है वो जेरूसलम है, दूसरा तेल अवीव है और तीसरा ये हाइफा है. जब पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, उस पहला विश्व युद्ध के दौरान में ब्रिटिश इंडियन आर्मी और उसके सामने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हमारी जो इंपीरियल है 15 इंपीरियल ब्रिगेड, 5 लांसर्स यानी कि इनकी जो डिवीज़न है, 5 डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जो डेजर्ट माउंटेन कोर है, ये मिलकर के ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने हुक्म दिया कि ये जो हाइफा सिटी है, हाइफा पोर्ट है, जो स्ट्रेटेजिकली मिडल ईस्ट और मेडिटेरियन सी को जोड़ने वाला स्ट्रेटेजिक अगर कोई पोर्ट है तो अगर उसको जीत लेने से हम दुनिया के कई देशों को मिडल ईस्ट में आने से रोक सकते हैं या जाने से भी रोक सकते हैं. तो हमारी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर एक हमारी जो लांसर्स एक ब्रिगेड थी, जिस ब्रिगेड का नाम था 15 इंपीरियल ब्रिगेड. इस 15 इंपीरियल ब्रिगेड के अंदर 3 रेजिमेंटें होती है. तो वो 3 रेजिमेंट में से जो एक रेजिमेंट है वो जोधपुर लांसर्स यानी कि लांसर्स उसको कहते हैं अश्वदड़. ये मैं 1918 की बात कर रहा हूँ, जबकि इतने ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होती थी. तो इससे पहले की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है वो घोड़ेसवार के द्वारा, हाथी के द्वारा और अन्य कई जानवरों के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी गई है. तो ये जो लड़ाई लड़ी गई है इसमें हमारा लांसर्स यानी कि अश्वदड़ यानी कि जोधपुर लांसर्स, जिनके कमांडर इन चीफ थे मेजर दलपत सिंह, और भावनगर स्टेट, प्रिंसेसली स्टेट भावनगर के जो सेना थी वो 15 इंपीरियल ब्रिगेड के साथ में 87 लांसर्स और 15 सिग्नल मैन वहाँ पे भेजा गया
और हैदराबाद लांसर्स, ये तीनों ने मिलकर के 23 सितंबर, ये जो हाइफा सिटी है जो कि पिछले 400 साल से ये ओटोमन जो इंपीरियल है, ओटोमन एम्पायर है, जिनके कब्जे में था, ये 400 सालों से इस हाइफा पोर्ट को अपने कब्जे में बना करके रखा था। इसके साथ में जर्मन एम्पायर, उसके साथ में ऑस्ट्रिया और हंगेरी एम्पायर मिलकर के ब्रिटिश इंडियन आर्मी की ये जो 15 इंपीरियल ब्रिगेड है, जिस ब्रिगेड के अंदर 3 रेजिमेंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जोधपुर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स और मैसूर लांसर्स, इन तीनों ने मिलकर के जाबाजी से जब अटैक किया और ब्रिटिश आर्मी को पता लगा, मेजर दलपत सिंह की अगुवाई में ये युद्ध लड़ा जा रहा था, जब उनको वहाँ से कम्युनिकेशन भेजा गया कि ये जो जर्मन, ओटोमन, ऑस्ट्रियन, हंगरी एम्पायर और ओटोमन एम्पायर, उनके पास आर्टिलरी गन्स हैं। उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि अति आधुनिक हथियारों से सुसज्ज आर्मी थी। जर्मनी के पास आर्टिलरी गन्स हैं, उनके पास लाइट मशीन गन्स हैं, उनके पास पेट्रोल व्हीकल्स हैं। तो आप अश्वदड़ यानी कि लांसर्स और तलवार और भालों से इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। ऐसा मैसेज ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से मेजर दलपत सिंह के पास पहुंचता है। तो उनको, अंग्रेजों को यही रिप्लाई दिया सामने से ब्रिटिश आर्मी को। ब्रिटिश आर्मी का जो कमांडर था, उनको ये रिप्लाई दिया कि राजपूत एक बार अगर रण मैदान में उतर जाता है, या तो वो वीरगति को प्राप्त होता है या वो लड़ाई को जीत करके आता है। चाहे उनके पास कितने भी अति आधुनिक हथियार रहने दो, लेकिन हम ये किला जो है फतह करके आएंगे। तो उन्होंने ये लड़ाई, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके अंदर ब्रिटिश आर्मी ने फिर हुक्म दिया कि ठीक है, आप अटैक करो। तो हमारे ये तीनों जो जाबाज लांसर्स, मैसूर लांसर्स, हैदराबाद लांसर्स एंड जोधपुर लांसर्स, इनके अंदर हमारी जो भावनगर स्टेट की जो सेना थी, 87 लांसर्स और 15 सिग्नल मैन के साथ में इस हाइफा जो पोर्ट है उस पर अटैक किया गया। और उस अटैक के अंदर उनके कई सैनिकों को मार गिराया और सामने मतलब भयंकर युद्ध छिड़ गया। और इसके दौरान में उन्होंने आर्टिलरी फायर खोला, लेकिन हम लोगों ने रियर बस्ट उन पर इस तरीके से हमला किया कि पूरी ब्रिगेड ने, ये एक डेजर्ट माउंटेन कोर था और 5 जो ये इंपीरियल डिवीज़न थी, जिस डिवीज़न और 15 इंपीरियल ब्रिगेड के साथ ये तीनों सेनाओं को चारों तरफ से घेर लिया गया, एनसर्कल्ड कर लिया गया। उनकी सेनाएं थी जर्मन एम्पायर, उनकी सेनाएं थी ओटोमन एम्पायर, उनकी सेनाएं थी ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। तो इस प्रकार से जब चारों तरफ से घिर गए और उनकी 7 इन्फेंट्री आर्मी और 8 इन्फेंट्री आर्मी को, कई सैनिकों को हताहत हुए, कई सैनिकों को पकड़ा गया और कई साजो सामान उनको सरेंडर होना पड़ा। जिस प्रकार हमारे आदरणीय फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी ने 1971 वॉर के अंदर जिस प्रकार से पाकिस्तानियों को धूल चटाई और 13 दिन के अंदर पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया, इस प्रकार हमारे भावनगर के रणबांकुरों ने, जोधपुर के रणबांकुरों ने, मैसूर के रणबांकुरों ने उस लड़ाई के अंदर वो वीरता दिखाई, वो अदम्य साहस दिखाया, जिनके कारण अति आधुनिक सेनाएं होने के बावजूद भी उनको सरेंडर करना पड़ा। उनके 1350 सैनिक हमारी ये जो 15 इंपीरियल ब्रिगेड है उनके सामने, यानी कि उनका जो कमांडर है, जोधपुर लांसर का कमांडर
मेजर दलपत सिंह और भावनगर के हमारे जो कमांडर थे कैप्टन जोरावर सिंह, उनके सामने उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उन्होंने सरेंडर किया। जिस सरेंडर के अंदर 2 जर्मन एम्पायर के ऑफिसर थे और 23 ऑफिसर इनके जो ओटोमन एम्पायर के 23 ऑफिसर सरेंडर किया। कुल मिला के 1350 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और साथ ही साथ इनके साथ उनकी जो 17 आर्टिलरी गनों को सरेंडर किया गया, जिसके अंदर 4 गन जो है वो 4.2 कैलिबर की गनें थी और इसके अलावा 77 मिलीमीटर 8 जो आर्टिलरी गन थी 77 मिलीमीटर की थी और एक गन जो थी इनकी वो 6 इंचेस डायमीटर की जो गन थी वो गन और इसके अलावा नेवी की 4 गनों को मिला करके 17 आर्टिलरी गनों को सरेंडर कराया गया। इसके अलावा 11 लाइट मशीन गन को भी सरेंडर किया गया और भारी मात्रा में आमोनेशन जो है, जो गोला बारूद है, वो भी ओटमन की सेना और जर्मनी की सेना, ऑस्ट्रिया और हंगेरी की सेना ने आत्मसमर्पण करते हुए इन हथियार और सारी चीज़ों को दिया। तो इस प्रकार से ये हाइफा और आकरे ACRE आकरे जो उनका एक छोटा सा शहर है जिनकी आबादी महज 50,000 के आसपास होगी, तो उनको भी ये 400 साल से गुलामी जो भुगत रहे थे उन गुलामी से उनको आज़ादी दिलाई। तो इस प्रकार ये पैलेस्टाइन का जो हाइफा शहर है और ये इज़राइल को नया देश बनने के लिए उनको एक प्रकार की प्रक्रिया शुरू हुई और वो प्रक्रिया जो है 1948 के अंदर पूर्ण रूप से पूर्ण हुई। और इस प्रकार से भारतीय जाबाज रणबांकुरों ने, भारतीय अश्वदड़ों ने इज़राइल को मदद करते हुए हमारा परचम विदेश के अंदर भी लहराया और पूरी दुनिया के अंदर भारतीय सेना का नाम हो गया। और इससे खुश होकर के लंदन के जो स्थापत्यकार हैं, उन स्थापत्यकार ने डिसाइड किया कि ये साउथ न्यू दिल्ली के अंदर उन्होंने एक ऊंचा टावर बनाया और उस टावर के अंदर ये हमारी तीनों जो लांसर्स थी, ये तीनों लांसर्स में जोधपुर लांसर्स, मैसूर लांसर्स एंड हैदराबाद लांसर्स के एक एक सैनिक को वहाँ पे उनकी कदावर मूर्ति बनाई गई। और वो मूर्ति जो है आज की डेट में भी, अभी फ़िलहाल जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी, नेतन्याहू जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर है, वो भारत की विजिट पर आए और उनके द्वारा ये उस समय अंग्रेज़ों ने हाइफा चौक नाम रखा था, अभी उस चौक का नाम बदल करके 3 मूर्ति चौक नाम रखा गया कि हमारी ये 3 मूर्ति जो है, जिन्होंने इतना बड़ा कारनामा करते हुए एक इज़राइल जैसे देश को आज़ाद किया और जिसके द्वारा भारत का नाम पूरी दुनिया के देशों के अंदर हो गया। आज इज़राइल पूरी दुनिया को डिफेंस टेक्नोलॉजी बेच रहा है। आज 99 की लड़ाई के अंदर भी अगर इज़राइल का हमें सपोर्ट ना होता तो पाकिस्तान को हराने में हमें बहुत परेशानियां आती, कठिनाइयां आती। उन्होंने हमें ड्रोन दिया, उन्होंने हमें ग्राउंड सेंसर्स दिया, आधुनिक टेक्नोलॉजी के बॉम्ब्स हमें प्रोवाइड किए, जिसकी बदौलत हमने 1999 की जो कारगिल युद्ध है, उस कारगिल युद्ध के अंदर भी विजय प्राप्त किया। तो ऐसे रणबांकुरों को आज वीरांजलि देने का दिन है, श्रद्धांजलि देने का दिन है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो दिन है, यानी कि 23 सितंबर 1918, भारत के 90% लोगों को पता नहीं है कि वाई वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दी हाइफा, व्हाट इज हाइफा, वाई वी आर सेलिब्रेटिंग दैट। आज उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस लड़ाई के दौरान हमारे भी कुछ जो जवान है वो हताहत हुए थे, यानी कि 8 जवानों ने अपनी वीरगति को प्राप्त हुए थे।
और इसके अलावा हमारे 60 जो अश्व है वो इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए, और इसके अलावा 87 जितने अश्व जो है उसके अंदर घायल हुए थे, और तकरीबन 64 के आसपास हमारे जवान भी इसके अंदर घायल हुए थे। लेकिन ये जो तीनों सेनाएं मिलाकर के कहा जाता है 800 से 900 जवान उनके इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए हैं। तो ये जो हमारा इजराइल के साथ पिछले 30 सालों से अटूट एक संबंध रहा है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक डिफेंस पार्टनर है हमारा। अभी जनवरी फरवरी के दौरान जब वहाँ के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भारत की विजिट में आए नेतन्याहू, उस समय उन्होंने अदानी ग्रुप, यानी कि उनको लग रहा था कि हाइफा जो पोर्ट है उस पोर्ट से हमें कोई आमदनी नहीं हो रही है, तो इस स्ट्रेटेजिक पोर्ट को हमारे जो उद्योगपति महान श्री गौतम अदानी जी ने इस पोर्ट को प्राइवेटाइजेशन करते हुए उस पोर्ट को उन्होंने खरीद लिया। 1.2 बिलियन डॉलर की लागत से हाइफा पोर्ट आज भारत की पूर्ण आज़ादी के साथ भारत के साथ है। भारत जो भी स्ट्रेटेजिक काम इस हाइफा पोर्ट से करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसलिए आज का जो दिन है, सही मानों में कहा जाए तो ये एक अद्भुत दिन है। हर एक भारतवासी को गौरव लेने का दिन है। हर एक गुजरात को गौरव लेने का दिन है कि हमारा जो भावनगर स्टेट है वो एक ऐसा स्टेट है जो जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई और कृष्ण जो कर्नल यानी कि कृष्णदेव सिंह जी थे, जब सरदार पटेल जी उनके पास गए कि अभी सब सारे प्रिंसेसली स्टेट हैं वो एकत्रित होकर के एक अखंड भारत बन रहा है, तो क्या आप मिलना चाहेंगे? तब 48 में जब उनके पास आए उन्होंने बोला मुझे 5 मिनट का समय दीजिए। 5 मिनट के अंदर उस भावनगर के जो राजा थे उन्होंने अपनी रानी से पूछा कि मैं पूरा भावनगर स्टेट को भारत के साथ विलय होने जा रहा हूं, आप अपने परिवार से जो सोना चांदी जेवरात जो भी लेकर के आए हैं उस पर मेरा हक नहीं है, तो आपकी इजाज़त है, क्या चाहती हो आप अपने साथ रखना चाहोगी? उन्होंने बोला कि हाथी पूरा श्रृंगार से भरा हुआ है, तो जब हाथी आपने भारतवर्ष को दे दिया तो मुझे ये जवारात की कोई ज़रूरत नहीं। पूरे जवारात के साथ जो भी हैं वो तमाम भारत को अर्पित करने वाला सर्वप्रथम कोई अगर राजा है जो 1400 गांव और इतनी संपत्ति को अर्पित करने वाला कोई राजा है तो ये कृष्णदेव सिंह है, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर उनका नाम रोशन हुआ और 1948 से लेकर के 52 तक वो मद्रास के गवर्नर भी रहे। कहा जाता है ऐसे जो राजा है जिनका नाम ऐसे काम करते हैं, नाम के साथ उनका काम होता है। उनके राज में अगर कोई चोरी होती थी तो उनको एक टाइम दिया जाता था कि अगर 15-20 दिन के अंदर वो चोरी अगर आपको वापस चोर को ढूंढ नहीं पाए तो राज जो है उनको जितने पैसे की चोरी हुई है, जितने रुपये की चोरी हुई है, वो राजकोष से उनको पैसा दिया जाएगा। एक गरीब किसान आज़ादी के बाद उनके 2 बैल चोरी हो गए, उनको नहीं पता था कि अभी कृष्णदेव सिंह कहाँ है, तो वो जब उनको पता चला कि वो मद्रास के गवर्नर है, ट्रेन में बैठ कर के वहाँ चले गए। उन्होंने वहाँ फरियाद की कि हमारे 2 बैल चोरी हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि 2 बैल चोरी हो गए? बोला अभी तो हम भारत देश आज़ाद हो गया और हमने राज पूरा सौंप दिया है। बोला नहीं राजा साहब, आपने अभी तक सारी चोरी का भेद उकेल लिया है। तो ये बैल, बोला कीमत कितनी? उन्होंने उसी टाइम 5000 रुपया, उस जमाने की बात कर रहा हूँ 1948 में 5000 रुपया उस किसान को देकर के इज्जत के साथ वहाँ से उनको विदा किया। तो ऐसे हमारे महाराजा हुआ करते थे। तो धन्य है उस महाराजा जो भावनगर की भूमिका को उज्जवल किया। धन्य है उस महाराजा जिन्होंने ऐसे वीर जाबाज सैनिक पैदा किए, अपने राजकोष से अंदर ऐसे ऐसे लोगों का जो कार्य किया है। तो धन्य है ऐसे राजा को, कोटि कोटि नमन है। और मेरी बात पूरी करने से पहले अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद गुजरात प्रदेश की तरफ से मैं उन जाबाज वीर बलिदानी जो लांसर्स हैं, हैदराबाद, मैसूर, जोधपुर और भावनगर के जितने भी जो लांसर्स हैं, जिन्होंने इस प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 23 सितंबर
1918 के दौरान इस लड़ाई में हाइफा को स्वतंत्र कराने के दौरान जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, उनको मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। લેફ્ટનન્ટ કર્નલ અમૃતલાલ મકવાના, ડિફેન્સ એક્સપર્ટ। મિત્રો, આજનો દિવસ ગૌરવની સાથે સાથે જે એક માનનો દિવસ કહેવાય, સાથે જ શહીદો જે શહીદ થયા છે, સાથે જેઓ લોકો ધરતી પર નથી પરંતુ ગૌરવ અપાવીને ગયા છે તેવા સૈનિકોનો જ્યારે આવો દિવસ હોય ત્યારે ખૂબ મહત્ત્વની એટલે ગૌરવની બાબત કહી શકાય। તે અંતર્ગત આજે ભાવનગરમાં ખૂબ મોટું સેલિબ્રેશન થવા જઈ રહ્યું છે। આ દિવસ ક્યારેય નહીં ભૂલાય, કારણ કે એવી જગ્યાએ જ આપણે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે કે જે વિદેશની ધરતી છે, એવી જગ્યાએ આપણે વિજય પ્રાપ્ત કર્યો છે કે જે સૈનિકોની અથાક મહેનત, પોતાના જીવના બલિદાનને જ્યારે વિજય પ્રાપ્ત થયો હોય તો સામાન્ય બાબત છે કે આપણે સૌને ગૌરવ લેવું જોઈએ। દર્શક મિત્રો, અમૃતલાલ મકવાણા જેઓ ડિફેન્સ એક્સપર્ટ છે, લેફ્ટનન્ટ કર્નલ છે, તેઓની પાસેથી જ આજના દિવસને લઈને આપણે માહિતી મેળવીએ, કેવી રીતે વિજય પ્રાપ્ત થયો, કેટલા લોકો આની અંદર જીવ ગુમાયો, કેટલા લોકો દ્વારા જ આની અંદર મહેનત કરવામાં આવી, કોનો પ્લાનિંગ હતો, કેવી રીતે થયું, તમામ જે સમગ્ર માહિતી મેળવી છે તે આપણે જ કર્નલ છે તેઓની પાસેથી મેળવી છે। તે ખૂબ મહત્ત્વની અને અગત્ય માહિતી હતી। આજના દિવસે આપણે સૌ ગૌરવ લઈ શકીએ, સાથે જ આજના દિવસને આપણે વટભેર મનાવીએ, સાથે જ શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ, તે જ એક અભ્યર્થના સાથે ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ। કેમેરામેન નિખિલ રાવલ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ।